हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी लूसेंट जीके और पॉइंट नंबर 26 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जो कि ये भी इतना पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा जस्ट एक रीडिंग इसको देना होगा और इस पार्ट के बाद हम जो है क्या कर देंगे, अपने मध्यकालीन इतिहास पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, मध्यकालीन इतिहास पे पहुंच जाएंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम 27th जो पॉइंट होगा ना, उसमें हम जो है भारत पे अरबों का आक्रमण जो है और महमूद गजनी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस पार्ट पे बात करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो, कुछ राजपूत वंश थे, जिसमें हमारे जो है कुछ गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, जैसे जैसे चंदेल वंश हो गया। ठीक है, और इसमें सोलंकी वंश हो गया। ठीक है, सोलंकी वंश हो गया और सिसोदिया है ना। ये अगर हम जस्ट एक रीडिंग इसको दे देंगे, या इस पार्ट को हम जितना भी टाइम देंगे, जितना भी टाइम इसको पढ़ने में लगेगा, ये 4 5 6 जितने भी गढ़वाल, चाहमान, चौहान, ये सब जो वंश हैं, परमार वंश हो गया, ये सब जो हम वंश पढ़ेंगे, इनमें जस्ट एक रीडिंग देने से मात्र क्या होगा, जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हमें वंशों के बारे में पूछ लिया जाता है, या कालक्रम पूछ लिया जाता है, या और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्या नाम लेते हैं, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव के बुक से करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो वहाँ पे मैं आपको इन जो ये वंश हमने पढ़े हैं, या जो एक एक पॉइंट हमने पढ़ा है, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने जो ली है, उसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको ये लगेगा कि सर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं। मालवा का शासक था नागभट्ट प्रथम, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, है ना। अब देखो, बुक से हम पढ़ेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, और वीडियो से जब हम पढ़ेंगे, हो सकता है वीडियो बुक में हम जल्दी पढ़ लेंगे, लेकिन वीडियो में टाइम लगेगा। लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा सा मेमोरी जो है हमारी एक तरीके से देखी हुई चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा कैच करती है ना। तो मालवा का शासक था जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम, और उसने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय, ये नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट द्वितीय एक शासक हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश में। इसने राष्ट्रकूट सम्राट थे एक, जिनका नाम क्या था, गोविंद तृतीय, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, है ना। तो गोविंद तृतीय, जो कि एक राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था, उसको हराया था नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा और प्रतापी राजा मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। और वो जो है किस देवता को मानता था? वो जो है विष्णु देवता को मानता था, और विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह नाम की उपाधि ग्रहण की थी। अब ये पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हमसे ये पूछ लिया जाए कि आदि वराह नाम की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजा ने ग्रहण की थी, या किस राजा को प्राप्त थी ये उपाधि, तो सोचे जाना फिर वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ होती है इन छोटे छोटे वंशों की, या छोटे छोटे जो ये टॉपिक्स होते हैं ना, ये इस तरीके की इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये तो मैंने बहुत कम बताई है आपको। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारा जीके करने वाले हैं ना, क्वेश्चंस को करेंगे जब हम, ठीक है, तो तब पता चलेगा असली इम्पोर्टेंस। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल, जो कि 1036 में जो है इसने शासन की बागडोर संभाली थी। इसका संस्थापक कौन था? एक ये नागभट्ट जो है इसका राजा हुआ था, उसने राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय को हराया था। शक्तिशाली राजा इस वंश का मिहिर भोज था, जो बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा होता था। इसने एक काम किया था, कन्नौज को राजधानी बनाया था, और ये विष्णु का भक्त था। इसको जो है आदि वराह की उपाधि प्राप्त थी। अंतिम राजा यशपाल था। इस तरीके की चीज़ें हमें थोड़ा सा एक तरीके से पता होना चाहिए। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के दौरान की थी। दौरान कह लो या मध्य कह लो, एक ही बात है। बस इतना सा ही है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। अब बात करते हैं गढ़वाल या फिर राठौड़ राजवंश के बारे में। गढ़वाल या राठौर जो राजवंश था, उसके संस्थापक थे चंद्रदेव। इनकी राजधानी वाराणसी थी।
अब समझ में आ रहा होगा कौन से एरिया में बात की जा रही है ये, ठीक है। इस वंश का सर्वाधिक और शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद्र, ठीक है ना। कौन था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा? राठौड़ या गढ़वाल वंश का, नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे। कौन था? गोविंद चंद्र। इसका मंत्री था लक्ष्मीधर। ये शस्त्रों का नहीं, शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने क्या किया था? कृत्य कल्पत्रु नाम का एक ग्रंथ लिखा था। कृत्य कल्पत्रु निम्नलिखित में से किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर कौन था? एक प्रकांड पंडित था। ये किसके समय में था? ये जो है गोविंद चंद्र के समय में था। गोविंद चंद्र कौन से राजवंश से संबंधित है? राठौड़ या फिर गढ़वाल राजवंश से संबंधित है। बस इस तरीके से अपने दिमाग में क्वेश्चंस को लेके आना है, स्टोरी के तरीके से, ठीक है। गोविंद चंद्र की रानी थी कुमार देवी। इसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार की जो है स्थापना करवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता, उसका अपहरण कर लिया था। और जो चौहान वंश था, जो राठौड़ वंश था, उसका अंतिम शासक जयचंद था, ठीक है। इसी की पुत्री संयोगिता थी, जिसको गौरी ने 1194 के चंदावर के युद्ध में हराया था और मार डाला था। नेक्स्ट वंश है हमारा चौहान वंश या फिर चाहमान। चाहमान वंश या चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। अहिछत्र आजकल ये कहाँ पे है ये क्षेत्र? अहिछत्र सर्च करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बाद में अजयराज द्वितीय ने एक बंदा था, अजयराज द्वितीय। इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाया था। अब ये बंदा कौन था? ये एक राजा हुआ था चौहान वंश का या चाहमान वंश का। इसने अजमेर नगर की स्थापना की और फिर जो है अपने राज्य की राजधानी किसको बनाया? अजमेर को बनाया। उसके बाद इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अर्णोराज था। उसका पुत्र था विग्रहराज, ठीक है। अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज। चतुर्थ विसल देव, ये इसका पूरा नाम है। इसने 1153 से लेकर 63 तक जो है राज किया था। हो सके तो याद रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। जिसने हरिकेली नाम के संस्कृत नाटक की रचना की थी। हरिकेली क्या है? एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना किसने की थी? विग्रहराज ने की थी, जो कि किस वंश से संबंधित था? चौहान या फिर चहमान वंश से संबंधित था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ। सोमदेव जो है कौन थे? ये एक राजकवि थे। ये किसके शासन में राजकवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के। भाई ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। इन्होंने ललित विग्रहराज नाम का एक नाटक लिखा था। ये राजकवि थे, इन्होंने एक ललित विग्रहराज नाम का एक नाटक लिखा था, जो कि विग्रहराज चतुर्थ जो राजा थे चौहान वंश के या चहमान वंश के, उनसे संबंधित था। भाई ये तो आपने भी देखा होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद है और ये विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी। और शुरुआत में ये क्या था? एक विद्यालय था, बाद में इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। और अंतिम राजा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। ये भी आपने सुना होगा। आज भी हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनमें चंद्रवरदायी जो है काफ़ी इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। इसकी रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। भाई ये फेमस है, इनके बारे में ज़रूर सुना होगा आपने। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है वो जीत गया था और मोहम्मद घोरी हार गया था। लेकिन द्वितीय जो युद्ध हुआ था नेक्स्ट ईयर 1192 में, ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगा के कर लो इसको, जिसमें घोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज की हार हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम परमार वंश की बात करते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। इनकी राजधानी धारा नगरी थी। आजकल जो है प्राचीन राजधानी जो है इनकी उज्जैन थी, लेकिन इसने क्या किया था? उपेंद्र राज ने
परमार वंश की जैसे ही स्थापना की तो इन्होंने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नाम की एक झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? भोजपुर। किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। राजा भोज जो है किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से संबंधित है। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र राज ने की थी, है ना। नैषधीय रचित ये एक रचना है, इसके लेखक श्री हर्ष हैं और इनके साथ जो है प्रबंध चिंतामणि, इस रचना के लेखक जो है मेरु तुंग थे। ये जो है परमार काल के दौरान जो है रचनाएं लिखी गई थी। इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने कहा ना, जस्ट रीडिंग देनी जरूरी है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण इन तीनों क्षेत्रों पर काफ़ी ध्यान दिया था और काफ़ी ग्रंथ लिखे थे। राजा भोज कृत्य युक्ति कल्पतरु में वास्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख भी हमें मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो राजा भोज थे वो जो है चिकित्सा में काफ़ी जो है इंटरेस्ट रखते थे, गणित में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे और व्याकरण में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि युक्ति कल्पतरु इसमें वास्तुशास्त्र के साथ साथ, वास्तुशास्त्र को तो बताया गया है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ वैज्ञानिक जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, भिन्न भिन्न चीज़ें जो है इस रचना में बताई गई हैं। युक्ति कल्पतरु। नवा सहसा चरित, नव सहसा साहसा चरित, है ना। इस रचना को पद्मगुप्त ने रचित किया था। दश रूपक ये एक रचना है, इसके रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान थे, जिन्होंने वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। देखो ये जो है थोड़ी सी अटपटी सी लाइन है, एक बार दोबारा से रीडिंग दे देते हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक रीडिंग जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये हैं रचयिता सारे के सारे, ठीक है ना। इन्होंने दश रूपक नाम की रचना की थी और ये हैं एक अन्य रचयिता पद्मगुप्त, इन्होंने नव सहसा चरित जो है लिखी थी, ठीक है। और ये जो है वाक्यपति मुंज इनके दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन थे? राजा भोज, ये याद रखना पड़ेगा। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। राजधानी कौन सी थी वो भी बता सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कौन सी थी इनकी राजधानी, बता सकते हो मुझे कौन सी थी? धारा नगरी, है ना। इस मंदिर के परिसर में, यानी कि इस सरस्वती मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। भोज के शासनकाल में धारा नगरी किस लिए फेमस था? विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र होती थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण? राजा भोज ने। राजा भोज कौन से शासनकाल से संबंधित हैं? परमार वंश से संबंधित हैं। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र राज ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। और नई राजधानी कौन सी थी? धारा नगरी, ठीक है। इस तरीके से हम जो है आड़ा बीड़ा तीड़ा मीड़ा ये सब जो है हम करें तो हमें थोड़े से याद रहने की स्टोरीज़ बनाओ, आप अपनी स्टोरीज़ बनाओ, उनसे रिलेट करो उन चीज़ों को, ध्यान में रहेगी, ऑफ कोर्स ध्यान में रहेगी। ये एक जो है ज़रूरी हो जाती है ये सब चीज़ें, है ना। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चामान वंश का और लास्ट में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नसरत खान और उलूग खान, दोनों ने मालवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। यानी कि परमार वंश के बाद जो है तोमर वंश आया, फिर चामान वंश आया और फिर जो है चामान वंश को या चौहान वंश को हराकर अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे नुसरत खान और उलूग खान, उन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, ठीक है, मालवा के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं चंदेल वंश की। चंदेल वंश में प्रतिहार साम्राज्य का पतन जैसे ही हुआ था, यहाँ पर बुंदेलखंड की भूमि पर, यानी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम पहुँच चुके हैं अभी, वहाँ पर चंदेल वंश की स्थापना का जो है अवशेष हमें मिलते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम
जेजाक भुक्ति है। भाई ये पूछा गया है, जेजाक भुक्ति किस जगह को कहते हैं, या दूसरा नाम है। या यहाँ पे कौन से वंश का राज था, इनमें से तीन और कोई दे देगा, एक चंदेल वंश दे देगा। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, नुनुक, जिन्होंने 1831 में इस वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इनकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा थी। दोनों नाम याद रखने पड़ते हैं, जरूरी है। राजा धंग थे इसमें, उन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रतिहार राजा होते थे देवपाल, उसको हराया और फिर एक विष्णु की प्रतिमा वहाँ से प्राप्त की, जिसको उसने अपने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। राजा धंग ने जन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ ये मंदिरों का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने ही करवाया था 999 ईस्वी में। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दे दिया था, या अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। चंदेल शासक विद्याधर ने क्या किया, कन्नौज पे प्रतिहार शासक होते थे राज्यपाल, प्रतिहार शासक राज्यपाल होते थे, उनकी हत्या करवा दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही अपने आप को महमूद को आत्मसमर्पित कर दिया था। इसलिए जो विद्याधर थे उन्होंने क्या किया, राज्यपाल को मार दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनी को या उसकी महत्व जो कांक्षाएं होती थी उनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था और अंततः वो भी मारा गया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन इसकी राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र इसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नाम का एक जलाशय भी बनवाया था। उसके बाद है आल्हा उदल। क्या है, आल्हा उदल। इस नाम के दो सेनानायक थे, एक का नाम आल्हा था, एक का नाम उदल था। परमर्दी देव ये एक राजा था, है ना, और ये चंदेल वंश से संबंधित था। उसके दरबार में ये दोनों रहते थे, आल्हा और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करके अपनी जान गंवाई थी। अब ये दोनों का तो नाम आएगा ही, क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की थी भाई इन्होंने। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, परमर्दी देव, जिसके दरबार में आल्हा और उदल रहते थे, है ना। तो अंतिम शासक कौन था, परमर्दी देव। इसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके ऊपर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। उसके बाद सोलंकी वंश की बात करते हैं और हम गुजरात की तरफ चले जाते हैं, महाराष्ट्र से। चालुक्य शासक और सोलंकी शासकों की बात करते हैं। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी। इनकी राजधानी अहिलवाड़ थी। अहिलवाड़ जगह का नाम है गुजरात के अंदर। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शैव धर्म को मानता था। भीम प्रथम के शासनकाल में इसी जो है राज्य का राजा था भीम प्रथम। इसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात के अंदर जो सोमनाथ का मंदिर है वहाँ पे भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। भाई ये जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जो है काफ़ी फेमस है। किस पर्वत पर है, आबू पर्वत पर है। किस शासक ने बनवाया था, भीम प्रथम ने भीम प्रथम ने नहीं बनवाया था, उसके सामंत ने बनवाया था। किसने बनवाया था अगर पूछा जाए तो बिमल ने बनवाया था। ये कौन था, ये सामंत था। ये सामंत किसका था, भीम प्रथम का था। ये भीम प्रथम कौन से शासन से वंश से संबंधित है, चालुक्य या फिर सोलंकी जो है वंश से संबंधित है। इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था जयसिंह सिद्धराज। जैन विद्वान थे, प्रसिद्ध थे, हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज। ये हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे, प्रसिद्ध विद्वान थे हेमचंद्र, ठीक है। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान के अंदर है, वहाँ पे एक मंडप बनाया था जयसिंह सिद्धराज ने, और अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना कहाँ पे की थी, माउंट आबू पर्वत पर की थी, एक मंडप बनाकर।
मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी राजाओं के शासनकाल में बनाया गया था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। तो ये कुछ मंदिर हैं जिनका निर्माण इन्होंने करवाया था। सोलंकी शासक थे कुमारपाल, जो कि जैन मतायुनाई बन गए थे, मतलब बाद में जैन बन गए थे। ठीक है, वो जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी उनको जाना जाता है कि वो जैन धर्म को काफ़ी बढ़ावा दे रहे थे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीमद्वितीय। भीमद्वितीय के एक सामंत होते थे लवण प्रसाद। इन्होंने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? बघेल वंश की। और भीमद्वितीय जो है हमें दूसरे शासन में भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। पीछे पढ़ा था ना अभी हमने, कौन से शासन से संबंधित थे भीमद्वितीय? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बघेल वंश का कर्णद्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू जो है शासक था। भाई साहब पूरे इंडिया का नहीं, ये देख लो यहाँ पे गुजरात लिखा हुआ है। ठीक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का बड़ा मुकाबला किया। उसके बाद जो है ये अधीनता स्वीकार कर लेता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, दो वंश और बचते हैं हमारे, कलचुरी चेदी वंश और हमारा उसके बाद बचता है सिसोदिया। सिसोदिया देखा ना, इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे वंशों की एक साथ बात की जा रही है तो उसमें जो है कन्फ्यूज़न और बहुत सारी चीज़ें, कौन किसके समय पे था, कौन सा प्रथम राजा था, कौन सा अंतिम राजा था, कौन सा फेमस राजा था, किस राजा के दौरान किस राजा के समय पे कौन कौन से उसके जो है राजकवि, किस पुस्तक को, किस ग्रंथ को किसने लिखा, कौन से मॉन्यूमेंट को, यानी कि कौन से एक फेमस मॉन्यूमेंट को किसने बनवाया था, ये सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। इसलिए मैंने ये कहा था कि जस्ट रीडिंग एक इलाज है इसका, और वो भी बार बार। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। नाम भी नहीं सुना होगा। अगर पेपर में कोक्कल लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि मैंने इसको कहीं पे पढ़ा है ना। और अगर हमने इसको नहीं पढ़ा हो और अनइम्पोर्टेंट टॉपिक मान के इसको छोड़ के चले जाएं और हमें पेपर में ये ऑप्शंस में, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, आंसर नहीं है ये क्वेश्चन का, उस हिसाब से भी मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आंसर में भी देखने को मिल जाए तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कलचुरी चेदी राजवंश में या वंश में पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है ना, उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। भाई त्रिपुरा में नहीं है ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था गंगेदेव। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भाई साहब विक्रमादित्य 14 हुए हैं इतिहास में, ये तो पता रहेगा। नाम नहीं पता होना चाहिए कौन कौन थे, बट नंबर पता होना चाहिए कि कितने हुए हैं। 14 हुए हैं। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद इसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। गंगेदेव, क्या नाम था इनका? गंगेदेव। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो इसमें पॉइंट है उसकी, ये रहा। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। हाँ भाई, उसी कलिंग की बात की जा रही है जो महान सम्राट अशोक जिसको जीत चुके थे और उसके बाद जो है वो शोकाकुल हो गए थे। क्या हो गए थे? शोकाकुल हो गए थे, व्याकुल हो गए थे एक तरीके से, और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भाई वो आगे पढ़ेंगे, वो लंबा टॉपिक हो जाता है ना। देखो उसमें इंटरेस्ट आया होगा आपको जैसे ही मैंने अशोक का नाम बताया, लेकिन ये वही कलिंग है, ठीक है, जिसको आगे चल के अशोक जीतेंगे। प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर, ये कलचुरी दरबार में ही रहते थे। लास्ट वंश है सिसोदिया। सिसोदिया वंश के शासक थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। किस वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश के। मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी जो कि राजस्थान में पड़ती है। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? चित्तौड़ में करवाया था, जिसका नाम आजकल चित्तौड़गढ़ है। खतौली का युद्ध 1518 में लड़ा गया था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। अब मुझे आप ये बताओ कि इस युद्ध में कौन जीता था? ठीक है, कौन जीता था इस युद्ध में? ये फेमस है, सन भी याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन लड़ा था ये भी याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे लड़ा गया था ये भी याद रखना पड़ेगा। ये सिसोदिया वंश से थे, ये लोदी वंश से थे,
इनमें से जीता कौन था, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आपसे मैं क्वेश्चंस क्यों करता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने वीडियो को 25 मिनट के अराउंड जो है देखा है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत। ठीक है, अब भाई यहाँ तक हमारा हो चुका है प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल हमारी हिस्ट्री का हो चुका है। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। एक काल हमारी हिस्ट्री का हो चुका है। साइड बाय साइड आपको वीडियोस मिल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई अल्टरनेट ढूंढ लीजिए। बहुत सारे करोड़ों अरबों खरबों यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ने की कोशिश करें एटलीस्ट। ठीक है, जो भी हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 27 को 28 को हम जो है पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम भारत पर अरबों का आक्रमण, इसमें कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स डालेंगे। और फिर हम बात करेंगे महमूद गज़नी की। महमूद गज़नी कौन था, क्या नहीं था, कुछ इनपुट्स भी इनके अंदर डालने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे वाइड क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं एग्जामिनर्स के द्वारा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।